आज उत्तराखंड और राजस्थान में गरजेंगे पीएम मोदी, भरेंगे चुनावी होगा सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के तूफानी दौरे, आज सीएम मोहन यादव, रीवा तो नड्डा जबलपुर में करेंगे रैली। सीएए पर केंद्र सरकार आज एससी में जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने 3 हफ्ते का दिया था समय, 9 अप्रैल को इस पर दोबारा सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर ईडी आज कोर्ट में देगी जवाब। हाई कोर्ट ने दिल्ली सीएम को गिरफ्तारी से नहीं दी थी राहत, एजेंसी से मांगा था जवाब। यूपी में दहाड़ेंगे लड़ाकू विमान, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे सुखोई जगुआर और आज से 11 अप्रैल तक रहेगा बंद। और इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान, 20 दिन लू चलेगी। अगले हफ्ते 2 डिग्री से 5 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। एमपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बांदा से ये खबर आ रही है जहां पर मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को धमकी मिली है और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेल अधीक्षक को धमकी मिली है। तो वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज के सीयूजी नंबर पर कॉल आई थी और कॉल पर धमकी दी गई है। बांदा से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की 28 और 29 मार्च की रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब फोन कर धमकी दी गई है और कॉलर ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। अज्ञात व्यक्ति पर नगर कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्श जी, जिस तरह से देखा जा रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर के तमाम तरह के विवादित बयान भी सामने आ रहे थे और मारने की धमकी भी अब चूंकि मिली है जेल अधीक्षक को। देखिए वंदना, जेल अधीक्षक को जब ये इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी उसके ठीक 3 घंटे बाद जेल अधीक्षक को करीब 1:30 बजे रात में, मतलब उसके कुछ ही समय बाद 1:30 बजे रात में इनको जेल अधीक्षक को एक फोन गया कि हम आपको जान से मार देंगे। ऐसी तो जेल अधीक्षक ने समझा कि फर्जी फोन होगा, लेकिन जब सोशल मीडिया पे इस फोन का वायरल हो गया तो जेल अधीक्षक भी हरकत में आए। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को शासन के उच्च अधिकारियों को सूचित किया। उच्च अधिकारियों ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। उनके यहाँ जेल अधीक्षक के निवास और जेल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया। और जेल अधीक्षक को कहा गया है किसी भी मीडिया कर्मी से न मिले और जो उन्होंने सुरक्षा कवच दिया गया है उसके अंदर ही रहें और अपने जेल के जो सरकारी काम है उसको निपटते रहें। लेकिन ये अभी और इसके लिए वो शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए जांच के आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। वंदना, केबक जी, ये भी सवाल उठता है कि आखिर कौन हो सकता है जो जेल अधीक्षक को मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम विवादित बयान सामने आ चुके हैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के। तो क्या लगता है कौन हो सकता है? और जिस तरह से अनुमान भी लगाया जा रहा है और जो FIR भी दर्ज की गई है अज्ञात के खिलाफ। देखिए, जेल अधीक्षक की धमकी देने वाला निश्चित तौर पे मुख्तार अंसारी के ही कोई परिचित है या उनके शुभचिंतक है, उसी ने फोन किया है। ये फर्जी फोन है या फर्जी फोन नहीं है, जांच का विषय है। जांच जैसे होगी, जांच के जैसे निष्कर्ष आएगा उसके बाद ही कहा जा सकता है कि कैसे फोन, किसने फोन किया, मुख्तार अंसारी का कोई संबंधी था, उनका कोई जानने वाला था, उनका कोई शिक्षक। बिल्कुल बिल्कुल बेबजी, पूरी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर इस वक्त की बांदा से बता रहे हैं, कॉलर ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी जेल अधीक्षक को दी है और अज्ञात व्यक्ति पर नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर बिजनौर दौरे पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है और भूपेंद्र सिंह चौधरी आज बिजनौर के दौरे पर रहेंगे। बिजनौर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी शामिल होंगे और सुबह कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और कुछ ही देर बाद इनका संबोधन होगा बिजनौर में। तो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे
भूपेंद्र चौधरी और इसके साथ ही 11 बजे का समय है और अब से कुछ ही देर बाद संबोधित करते नजर आएंगे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर राज बब्बर को चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। राज बब्बर एक और सियासी पारी खेल सकते हैं। माना जा रहा है कि 2 साल की कारावास की सजा हाईकोर्ट द्वारा निलंबित कर दी गई है और निलंबित कर दिए गए जाने के बाद चुनाव में उतार सकते हैं राज बब्बर को कांग्रेस पार्टी। वही राज बब्बर लोकसभा चुनाव में उतरते भी नजर आ सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक लोकसभा सीट पर चर्चा हो रही है इस वक्त और 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद भी राज बब्बर रह चुके हैं। यहां तक कि 2016 से 2019 तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी राज बब्बर रहे हैं और मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में दोषी करार थे। हाईकोर्ट ने दोष सिद्ध के आदेश को ही निलंबित कर दिया। अब चूंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में राज बब्बर उतर सकते हैं। तो मतदान के अधिकारी से मारपीट के दौरान केस दर्ज हुआ था, दोषी पाए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने दोष सिद्ध के आदेश को ही निलंबित कर दिया है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता दें, तिहाड़ जेल में बीती सीएम केजरीवाल की रात। खबर इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं, चौड़ी बैरक में काफी बेचैन दिखे थे अरविंद केजरीवाल। तो बीती रात सीएम केजरीवाल ने घर का खाना खाया और डायबिटीज को ध्यान में रखते हुए खास ध्यान भी दिया जा रहा है। जैसा कि केजरीवाल ने मांग की थी कि उन्हें घर का खाना और कुछ पुस्तकें हैं जो कि दी जाए, वो अपने साथ रखेंगे। चौड़ी बैरक में काफी बेचैन भी नजर आए केजरीवाल और बीती रात सीएम केजरीवाल ने घर का ही खाना खाया। जिस तरह की मांग की गई थी कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से ये मांगे की गई थी और उन मांगों को कहीं तक पूरा होता पाया जा रहा है। और तिहाड़ जेल में बीती सीएम केजरीवाल की रात और रात में काफी बेचैन दिखे, परेशान दिखे। तो चौड़ी बैरक में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो डायबिटीज को भी ध्यान में रखा जा रहा है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जो बीते कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था और इस दौरान उन्हें न्यायिक हिरासत में भी लिया गया है। और इसी बीच चंडीगढ़ से खबर आ रही है। चंडीगढ़ से खबर, मोबाइल की दुकान में भीषण आग लगी है। चंडीगढ़ के गोहाना से आपको एक खबर बता रहे हैं, आग, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है आग लगने से और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पा लिया है। तो खबर इस वक्त चंडीगढ़ के गोहाना से आपको बता रहे हैं, 10 लाख के करीब का नुकसान भी बताया जा रहा है। मोबाइल शॉप में आग लग गई है और आग लगने से लाखों का नुकसान भी आंका जा रहा है। तो लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पाया है। तो 10 लाख के करीब का नुकसान भी बताया जा रहा है। गोहाना से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर मोबाइल शॉप में, मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर प्रत्याशी को देना होगा खर्च का ब्यौरा और प्रत्याशी को 30 दिन में अपने खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। चुनाव संबंध में लेखे की सही प्रतिलिपि करनी होगी दाखिल और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंगवा ने इस बात की जानकारी दी है और निर्धारित समय में
पूरी जानकारी, पूरा लेखा जो जोखा है वो देना होगा। खर्च का सही लेखा जोखा देना अनिवार्य किया गया है। तो जितना भी खर्च किया जाएगा चुनाव से संबंधित और इस बात की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। पूरा ब्यौरा दिया जाएगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरे व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। और लखनऊ में हेड कांस्टेबल के साथ लूट हुई है। बदमाशों ने हेड कांस्टेबल की सर्विस पिस्टल लूट ली है। बताया यह भी जा रहा है कि 9 mm ग्लाक की पिस्टल लूटकर फरार हुए बदमाश। स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अफसरों ने देर रात घटनास्थल का जायजा भी लिया। तो स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। विनोद सिंह की शिकायत पर बदमाशों पर केस भी दर्ज किया गया है। गाजीपुर क्षेत्र के कल्याणपुर अपार्टमेंट के पास की घटना बताई जा रही है। और आज कन्नौज के दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। नसरापुर स्थित पार्टी कार्यालय पर करेंगे बैठक और सेक्टर सहबूद जोन प्रभारी के साथ बैठक करते नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और चुनाव को लेकर अखिलेश कार्यकर्ताओं में जोश भी भरते नजर आएंगे। तो समय बताया जा रहा है कि 11 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक की अखिलेश यादव रहेंगे और लोगों के बीच रहेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे, जोश भरते नजर आएंगे, जीत का मंत्र भी देते नजर आएंगे। तो नसरापुर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं में भी जोश उत्साह भी भरते नजर आएंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर है जहां पर कांग्रेस के बुलावे पर नहीं पहुंचे अखिलेश और पूरी सपा ने कांग्रेस से दूरी बनाई। ऐसी खबर सामने आ रही है फिलहाल और दोनों दलों के बीच अभी भी कुछ फांस देखी जा रही है। और लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में सपा कांग्रेस हैं। दोनों दलों में अभी गले मिलने से परहेज भी देखा जा रहा है। तो कांग्रेस के होली मिलन समारोह से सपाइयों ने दूरी बनाई। कांग्रेस से सपाइयों ने पूरी तरह से दूरी बनाए रखी है। अजय राय ने अखिलेश को पत्र देकर समारोह में आमंत्रित किया था। तो अजय राय ने अखिलेश को पत्र देकर समारोह में आमंत्रित किया, लेकिन इस बीच दूरियां भी दोनों के बीच देखी जा रही हैं। कांग्रेस के बुलावे पर भी अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे और सपा ने कांग्रेस से दूरी बनाई है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर हैं। संदीप, एक और देखा जा रहा है कि जहां गठबंधन एकजुट होने की बात कर रहा है तो वहीं खबर कुछ इस तरह से भी आ रही है कि कांग्रेस और सपा में दोनों के बीच तल्खियां और दूरी भी देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आकर के इस बार की लोकसभा चुनाव को लड़ने का प्रयास कर रही है और लगातार एक दूसरे के प्रत्याशी को जिताने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो देखने को मिल रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण पत्र भेजा गया था अखिलेश यादव को कि होली मिलन समारोह है और इसके साथ ही साथ दूसरे दिन यानी कि आज कल होली मिलन समारोह था और आज जो है रोजा करता है। तो यानी कि दोनों पत्रों को लेकर के अखिलेश यादव को बुलाया गया था कि अखिलेश यादव कांग्रेस कार्यालय पर जाए और कांग्रेस कार्यालय पहुंच करके होली मिलन समारोह में शामिल हो। यानी कि होली मिलन समारोह के पत्र कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और इसके साथ युवती प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे। यानी कि उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा था, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टियों ने बिल्कुल किनारा कर लिया और समाजवादी पार्टी कांग्रेस कार्यालय की तरफ रुख नहीं किया। यानी कि
होनी थी, औपचारिक मुलाकात होनी थी, लेकिन इस भेंट और औपचारिक मुलाकात की कोई फायदा निकाले जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्र जारी किया गया था उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी कार्यकर्ता या अखिलेश यादव स्वयं जो है वो कांग्रेस कार्यालय नहीं गए। तो ये दूरी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जब समाजवादी पार्टी बुलाते हैं अगर कांग्रेस को तो कांग्रेस पार्टी सीधे चली जाती है, लेकिन जब कांग्रेस बुलाती है समाजवादी पार्टी को तो कांग्रेस के बुलाने पर भी समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता उनके कार्य तरफ नहीं जाता। यानी कि ये माना जाता है कि ये जो पुरानी लड़ाई है वही बेसिक चलती चली आ रही है और शायद यही वजह है कि अभी भी ये दूरियां जो है मिट नहीं पा रही है। बिल्कुल संदीप, और देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, और राजधानी लखनऊ से इसी बीच खबर आ रही है जहां पर ट्रैफिक उल्लंघन पर अब 3 धाराओं में चालान काटा जाएगा। एमवी एक्ट की धारा 122, 126 और 86 में कार्रवाई होगी। परमिट, डीएल और आरसी भी रद्द कर दी जाएगी। 3 बार उल्लंघन करने के बाद होगी कार्रवाई, और ड्राइविंग सीट पर बैठे तो डीएल रखना भी जरूरी होगा। तो 3 बार उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होती नजर आएगी। एमवी एक्ट की धारा 122, 126 व 86 में भी कार्रवाई होगी, और इसके साथ ही परमिट, डीएल और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखना अनिवार्य होगा। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर पीजीआई में बिजली की आवाजाही से इलाज प्रभावित है और मरीजों की जांच और रिपोर्ट भी प्रभावित है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वाली जांचें भी प्रभावित हो रही हैं। दोपहर 2 से 5 बजे तक 6 बार बिजली गुम हो रही है। तो बिजली आने जाने से घंटों मरीजों को इंतजार भी करना पड़ रहा है। और इसी बीच गोरखपुर से खबर आ रही है। गोरखपुर से आपको ये खबर बता देते हैं, प्रदेश के सबसे बुजुर्ग शेरनी की मौत हुई है। चिड़ियाघर में सबसे बुजुर्ग शेरनी की मौत हुई है। गोरखपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, शेरनी मरियम की 18 साल से अधिक की उम्र थी और मौत हो गई है। बूढ़ी होने के कारण पिछले 1.5 साल से बीमार चल रही थी। तो डॉक्टर फ्लूइड थेरेपी से इलाज कर रहे थे, और पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार भी किया गया है। तो चिड़ियाघर में ही इंसिनरेटर में भी अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही साथ शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का मामला बताया जा रहा है। तो प्रदेश की सबसे बुजुर्ग शेरनी की मौत हुई है। गोरखपुर से ये खबर है, और चिड़ियाघर में बुजुर्ग शेरनी की मौत हुई है। तकरीबन 1 साल से बीमार चल रही थी। और हापुड़ से खबर है जहां पर हापुड़ में मासूम की निर्मम हत्या की गई है। कलयुगी मां ने मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। आपत्तिजनक हालत में देखने पर बेटे को मिली मौत। कलयुगी मां ने बेटे के सिर पर डंडे मारकर हत्या कर दी। तो बेटी की शव को खंडर नुमा मकान में फेंका है और अवैध संबंधों को छुपाने के लिए उतारा था मौत के घाट। और राजधानी दिल्ली चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। जो लोग कहते थे कि ये पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है, ना सेकंड लाइन है ना थर्ड लाइन है, उनको पता चल गया फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है। थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, हम सेकंड नहीं है, हम थर्ड थे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक,
आज वो फर्स्ट लाइन बन गई है, आज वो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, आप थर्ड को भी जेल में ले जाओगे, फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ को ले जाओगे, फिफ्थ आ जाएगी। आप इस मुखालते में मत रहो कि आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर दोगे। और उसका कारण यह है, आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बस किसी ने बना दी और वो बन गई। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, रामलीला मैदान की मिट्टी से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी के अंदर आपको पता ही नहीं कि कहां कहां से कौन कौन लीडर निकलेगा। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी वालों के सपनों में आती है। ये किसी से परेशान नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों से परेशान नहीं है। जिस पार्टी को ये कहते थे सुपारी जितनी पार्टी है, मजाक उड़ाते थे, आज पता चल गया वो मजाक नहीं था, वो इनका डर था कि आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन नंबर 1 पार्टी है, जिससे इन्हें इतना डर है कि अगर आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म करने का पूरा मादा रखती है। यह बात आज भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। अंत में मैं यही कहूंगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार टीवी पे आके अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी रात को सो नहीं पाए, जेल में पहला दिन था, उनको नींद नहीं आई। कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मजाक उड़ा रही है। और जितना ये मजाक उड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल का, हमारे को जेल में भेजने का, दिल्ली की देश की जनता इनसे उतनी घृणा करेगी। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मेम बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मजाक बना देंगे तो एक लतीफा बन जाएगा। ये लतीफा नहीं बनेगा। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। जिन गवाहों की गवाही पे आपने जेल भेजा है, उन गवाहों से आपने 55 करोड़ की रिश्वत ली है। ये साक्ष्य है हमारे पास। जिस दूसरे आदमी की गवाही पे आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, उसके पिता को आपने टीडीपी से टिकट दिया है, उसके पोस्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से। ये जनता को पता नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है, जनता को सब मालूम है। और ये जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या सर ये आपको शिकायत दर्ज कराएंगे? तो अभी आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज को, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है, ये ऑर्गेनिक पार्टी है। और आम आदमी पार्टी इन्होंने जिसके बारे में कहा कि वो शराब घोटाले का तथाकथित किंगपिन है, जेल में डालने के बाद उससे 5 करोड़ रुपए ले लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको सरकारी गवाह बनाया और उसके बाद 55 करोड़ रुपए और ले लिए। बताओ क्या कंप्लेंट हुई है, किसकी गवाही हुई है, किसकी अरेस्ट हुई है, कौन सी पुलिस, कौन सीबीआई, कौन ईडी, सब तो इनकी जेब में है। इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है। आप कह रहे हो कि शिकायत नहीं की। भैया नहीं करनी हमें इनकी शिकायत, इन्हीं की तो है सब कुछ। सौरभ भाई, आपने तीसरी लीडरशिप का नाम लिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, एक नाम राघव चड्ढा, वो है कहां? मैंने चारों का दिया। अब वो है कहां पे राघव चड्ढा? अरे भैया जहां पे भी है, फिलहाल जेल में नहीं है, अब वो जेल में जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है, अफवाहों से क्या होता है? या नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो अब तक तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया होता। इसमें क्या बड़ी बात है? सर ईडी लगातार ये कहते रही जो लिकर पॉलिसी का पैसा गोवा में इस्तेमाल किया गया। ये कहा जा रहा है कि उस वक्त आतिशी गोवा में इंचार्ज थी और उन्होंने शिकायत भी दी थी, तो क्या उस वजह से भी ये खतरा है गिरफ्तारी का? जो देखिए, जो ये सो कॉल्ड लिकर स्कैम है, जब ये जुलाई 2022 में इसके बारे में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने शुरू की थी, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे वो उस वक्त के और सांसद हों, इनके प्रवक्ता बदलते रहते हैं, तब ये कई हजार करोड़ का घोटाला था।
कई हजार करोड़ के घोटाले से कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कई सौ करोड़ का घोटाला बन गया। कई सौ करोड़ के घोटाले के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा मनीष सिसोदिया जी की बेल के समय, तब ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला बन गया। अब जो चार्जशीट में देखता हूं उसमें कहते हैं 45 करोड़ रुपए जो है ये गोवा पहुंचा, और उस चार्जशीट के अंदर मैं देखता हूं कि जो 1000 करोड़ से, सैकड़ों करोड़ से लेकर 100 करोड़ से 45 करोड़ पहुंचा, उसमें 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा हुआ है। 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन हुई है गोवा के अंदर, ये आरोप है। इनकी 2.5 साल की, माफ कीजिएगा 1.5 साल की जांच के बाद इनके पास ये निकला है, अरे कोई अपनी बेटी की शादी कराता है ना, उसमें भी 7-8 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है एक बेटी की शादी में। पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा गया, एक एक उम्मीदवार को इन्होंने धमकाया, एक एक कार्यकर्ता को इन्होंने वहां पे बुला लिया। उसके बाद इनका आरोप यह है कि 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन है। डूब मरो गोवा के समुद्र में, वहीं पे जाके डूब जाओ उसमें, सीबीआई ईडी दोनों डूब जानी चाहिए वहां पे। तुमको कुछ नहीं मिला, पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा और कह रहे 70-80 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजैक्शन है, ये आरोप है, इसलिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। इसलिए हमारे 4 नेता अंदर हैं, 4 नेता और जाने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई अगर देखेगा तो भारत की जो है पूरी की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जो है सेंट्रल एजेंसीज का हाल है। सौरभ, कल ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल ने सौरभ और आतिशी का नाम लिया है, विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे, आतिशी ने तो जवाब दे दिया, आपका इस पर क्या जवाब है? देखिए, ये जो है कहते हैं कि बासी कड़ी के अंदर उबाल। भारतीय जनता पार्टी और ईडी एक हैं, इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए क्यों। विजय नायर ने यह बयान मुझे लगता है शायद आज से 1.5 साल पहले दिया था। यह बयान सीबीआई और ईडी के दस्तावेजों में दर्ज है, यह बयान चार्जशीट में है तब से 1.5 साल से। ये सेम बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी की अदालत में मनीष सिसोदिया जी की बेल को जब वो लड़ रहे थे उस वक्त भी कहा, और ये लाइव लॉ के अंदर और ये जो बार एंड बेंच है इसमें रिपोर्टेड है। जो कहानी 1.5 साल से चल रही है उस कहानी को अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के मौके पे देश के एएसजी बोल रहे हैं, उसका क्या रिलेशन है आप बताइए, मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है और देश के सबसे बड़े सरकारी वकील एएसजी ये बात लोअर कोर्ट में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इन दोनों के बारे में कहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन तैयार थी। क्या तैयार थी? देखो अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 नेताओं को और फंसा दिया। देखो अरविंद केजरीवाल जी ने तो देखो अपने 2 नेताओं को फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत खराब आदमी है। इससे घटिया स्ट्रेटजी मैंने आज तक नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी की ये फूहड़ इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। एएसजी, ईडी और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक साथ काम कर रहा था। कैंपेन तैयार थी सोशल मीडिया की। जैसे ही उन्होंने कहा, इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी। झूठ, सिर्फ झूठ बोलने लगे। रात को कि दी अरविंद केजरीवाल जी को सौरभ भारद्वाज जी ने अनफॉलो कर दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को ट्विटर पे आतिशी ने अनफॉलो कर दिया है। कोरा झूठ। ट्विटर पे भी चला दिया, सोशल मीडिया पे भी चला दिया, टीवी पे भी चला दिया। कोरा झूठ। ये इनकी ताकत है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, ये इनकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ और सिर्फ झूठ पे ये चला रहे हैं। मगर मैं फिर ये कहूंगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के हालात ये आ गए हैं कि जनरल चुनाव से पहले जो पार्टी कह रही है हमारी 400 सीटें आ रही हैं, वो इतनी गिर गई कि वो ये कह रही है एक मुख्यमंत्री को उनके नेता ने अनफॉलो कर दिया। और इसी बीच बिहार से खबर आ रही है। बिहार से आपको ये खबर बता देते हैं, 2 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। बिहार से इस वक्त की आपको ये खबर, बीजेपी से टिकट कटने के बाद संपर्क में 2 सांसद। इस वक्त की राजनीतिक गलियारों से बिहार से बड़ी खबर। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान
बताया जा रहा है गठबंधन में आ सकते हैं और मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद भी आ सकते हैं। बिहार में भाजपा को एक बड़ा झटका लगता हुआ तो राजनीतिक गलियारों से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस में शामिल होंगे सांसद अजय निषाद। इसी के साथ मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद हैं और इसके साथ ही इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में शामिल होंगे सांसद अजय निषाद और मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद हैं अजय निषाद। एक बड़ा झटका लगता हुआ भारतीय जनता पार्टी को। बिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और अरुण कुमार भी शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन को लेकर ये फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बाबा रामदेव को ये फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद माफी भी मांगी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, योग गुरु बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी पेश हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आपका माफी मांगना काफी नहीं है। जो आप माफी मांग रहे हैं इतना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी फटकार लगती हुई बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को भी, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगती हुई। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर, पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का ये मामला पूरा है और भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी फटकार लगाई है। तो पतंजलि के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी है अदालत और माफी मांगने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका माफी मांगना काफी नहीं है। तो उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी कोर्ट में पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के रवैये से बेहद नाराज दिखी है और एक तरह से फटकार लगाती नजर आई है। तो रामदेव को अदालत में पेश होने का जारी हुआ था समन। और दिल्ली से एक खबर, 2 हलफनामे दाखिल करने को लेकर के भी बताया जा रहा है। एक हलफनामा दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ऐसा कहा गया कि जब 2 हलफनामे दाखिल करने को कहा गया तो एक दाखिल किया गया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। स्पष्ट फटकार और एक तरह से चुनौती मिलती हुई पतंजलि को। आपने एक्ट का उल्लंघन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से आपको ये खबर बता देते हैं, पुरानी राखी मंडी के आग पर काबू पा लिया गया है। तो भीषण आग लगी थी, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद थी। अब खबर आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो भीषण आग में कई घर जलकर राख हुए हैं। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक होगी। तो कानपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कूड़े के ढेर में भयानक आग लगी। आग की चिंगारी से ये पूरा गुबार देखा जा सकता है। भयानक रूप, भयानक कहा जा सकता है कि आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसके जद में आने से कई जो घर हैं चपेट में आए और भारी नुकसान का जो आकलन है वो भी देखा जा रहा है। खबर इस वक्त की कानपुर से बता रहे हैं, खबर ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने में जुट गई थी। आग का गुबार, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। काबू पा लिया गया है फिलहाल आग पर। खबर इस वक्त की कानपुर से बता रहे हैं आपको, भीषण आग लगी थी। हमारे घर के पीछे जल निगम तो वहीं से आग पकड़ी है, बस वो फिर नहीं संभाल पाया, कोई जल ही रहा है, सब जल ही रहा है। पुलिस की गाड़ी और दमकल की गाड़ी अभी तो कोई नहीं आई। पे नहीं आता।
कोई टाइम पे नहीं, जब जरूरत पड़ती ना तो कोई टाइम पे नहीं आता। कोई नहीं आया, तीन घर तो हमारे उधर जल ही रहे, वहीं से आग पकड़ी है। कितने लोग रहते थे आप लोग घर में? हमारे घर में हमारा एक लड़का बाहर गया हुआ है, एक स्कूल चला गया, तो बिटिया हम 3 लोग थे घर। सामान वामान फिर कैसे हटाया आपने? अभी कुछ नहीं, सामान वामान सब जल गया, कुछ भी नहीं ना निकाल पाए ना कुछ। अभी घर का तो देखा भी नहीं, क्या हाल है। इस समय मौजूद हैं हम कानपुर के जूही खलवापुर पर, जहां पर सुबह से किन्हीं अज्ञात कारणों के आग लग गई। किसी ने अपने घर को बचाने के लिए पानी डाला तो किसी ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाकर अपने माल की सुरक्षा की है और किस तरीके से लोग वहाँ से भागे और अपने सामानों को सुरक्षित किया है। यहाँ पर कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके घर जलकर खाक हो गए, कुछ लोग दुआएं करते नजर आए तो कुछ लोग आग में पानी डालने के आग बुझाने का प्रयास करते नजर आए। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर किस तरीके से ये आग लगी और क्या हुआ, किस तरीके से ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे और किस तरीके से इनको प्रशासन की तरफ से राहत मिली। भैया क्या नाम है आपका? हमारा राहत अली नाम है। राहत जी, किस तरीके से आपको पता चला आग लगी, कैसे क्या हुआ? अब हम बाहर बैठे थे, हमारा हाथ भी टूटा है, पाँव भी टूटा है, बाहर दतुन करते रहे, धुआं हुई 2-4 आदमी कहीं लिए आग मालूम लग गई, तो फिर लोगों कहीं पीछे से लगी है, तो यही खाली सुना गए। उसके बाद देखा कि तेज आग हो गई, फिर अपना बचा पाए जो ले भाग के इधर आ गए हैं साथ, बस इतने देखा। देखिए किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई, भागी। एक प्रकार से देखा जाए तो इनके हाथ और पैर में दोनों में चोट है, लेकिन किस तरीके से ये वहाँ निकले, कैसा माहौल होगा उस समय का, क्योंकि सुबह का टाइम बताया जा रहा है। क्या नाम है माता जी आपका? सुमन जी, क्या हुआ, कैसे आग? पता नहीं कैसे आग लग गई। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं, चाय तक की नहीं पिया अभी तक, कितना समय हो गया। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में कम से कम 7-8 लोग हैं। सभी लोग वहाँ से सभी लोग वहाँ। घर क्या आपका भी जल गया है? नहीं, हमारा तो नहीं जला, हम तो इधर रहते। लगभग कितने लोगों का घर जल गया? लगभग जल गया करीबन 10-15 लोगों का घर जला है। देखिए आपको बता दें कि किस तरीके से 10-15 लोगों का घर जलकर खाक हो गया, तो कहीं कुछ लोगों का घर बच गया। कानपुर से सुरेश सविता, के न्यूज़ इंडिया। जूही खलवापुर जहां पर सुबह से आग लगी हुई है, कई लोग यहां पर आ चुके हैं। इस समय कानपुर के लोकसभा प्रत्याशी सांसद हमारे साथ रमेश अवस्थी जी भी यहां पर लोगों की सांत्वना प्रकट करने आ चुके हैं हमारे बीच। हम इनसे बात करेंगे आखिर इनकी क्या राय है। रमेश अवस्थी जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आग लगी, आग बहुत भारी हुआ, कई लोगों के घर भी जल गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, सुबह हम लोगों को पता लगा था 9 बजे आग लग गई है यहाँ पर। तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया गया और यहाँ पर सबसे अच्छी बात रही कि तुरंत जो हमारा फायर ब्रिगेड है उसने तुरंत 10 से 12 गाड़ियाँ भेजी और आग पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया। इसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई, 1 सेकंड रहा। बाकी आग के कारणों का पता किया जाए। लोकसभा चुनाव का भी लगभग 1 महीना ही रह गया और इस तरीके की हानि के बाद कहीं ना कहीं लगता है वोट बैंक भी कम होंगे, क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है आप सबको इस तरीके के मुद्दे पर लोकसभा या किसी चुनाव से देखकर नहीं देखना चाहिए। ये आग आज भी लग सकती थी, कल लग जाएगी, कब कहाँ क्या, ये सब नेचुरल है। इसमें लोकसभा चुनाव का कोई मतलब नहीं है और हम लोग जितना भी प्रयास हो सकेगा कि अपने जो भी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलवाएं, शासन और प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री से इस बात का अनुरोध करें। हेलो, अभिनव शुक्ला इसी खबर पर है। अभिनव, अभी तक की क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? आग पर काबू बताया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह यहाँ पर आग लगी थी उसके बाद ही दमकल को यहाँ के लोगों ने सूचना करी और पुलिस को सूचना करी और यहाँ के लोग पहले से ही आग बुझाने पे लग गए थे और इसके बाद दमकल की 8 से 9 गाड़ियां यहाँ पे पहुंची और उन्होंने अब की स्थिति की बात करें तो उन्होंने अब आग पे काबू पा लिया है पूरी तरीके से। हालांकि जो अभी भी कई जगहों पे जो धुआं है वो अभी उठ रहा है, सुलग रही है कई जगहों पे, तो अभी दमकल की 4 से 5 गाड़ियां अभी भी अंदर हैं और वो उस धुएं को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास में लगी हुई है। स्थानीय लोगों की बात करें तो उन लोगों ने भी वहां पर काफी मेहनत करी आग को बुझाने के लिए। इसी के साथ अगर हम बताएं तो यहाँ पे 8 से 9 घर हैं जो परिवार है वो यहाँ पे रहते हैं। परिवार पूरा, उनका पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। एडीएम सिटी यहाँ पे पहुंचे हुए थे डॉक्टर राजेश कुमार, उन्होंने बताया है कि जिनका भी नुकसान हुआ है, वैसे तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गोदाम, प्लास्टिक के गोदाम है, कबाड़ का काम होता है यहाँ पर, जो घर है उनका आकलन कराया जाएगा, प्रशासन उनका आकलन कराएगा। उसके बाद जो भी नुकसान हुआ है उसकी
रिपोर्ट बना के सरकार को भेजी जाएगी, उनकी भरपाई करी जाएगी। जी अभिनव, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आग लगी, आग की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, कैसे आग लगी थी, क्या कारण था? जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक चिंगारी ने पूरा विकराल रूप धारण कर लिया। देखिए, सीएफओ से जब बात करी तो उनका तो साफ कहना है कि अभी आग के कारणों का नहीं पता चल पाया है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो यहाँ पे कपाल का काम करते हैं, उनसे जब इस बारे में बात करी गई तो उन्होंने बताया कि पीछे जल संस्थान है, जल निगम का ऑफिस है, वहाँ पे सुबह कूड़ा जलाया गया, हवा काफी तेज थी, वो कूड़ा उड़कर यहाँ पे इनके गोदाम की तरफ पहुंचा और इसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया है। अभिनव, ये भी जानना चाहेंगे कि तो जिस तरह की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पूरी जानकारी देने के लिए अभिनव आपका शुक्रिया। गुबार देखा जा सकता है धुएं का, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और धुआएं करते लोग नजर आ रहे हैं। और दिल्ली से खबर आ रही है, इसी बीच दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की खबर, बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है और इसी के साथ भ्रामक विज्ञापन मामले में कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से पतंजलि को लगती हुई, बाबा रामदेव को लगती हुई। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं, ये साफ तौर पर फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से। कोर्ट को गंभीरता से लें, साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आप गंभीर नहीं हैं। आपसे 2 दाखिल करने के लिए हलफनामे कहे गए थे, लेकिन आपने 1 दाखिल किया, यानी कि आप गंभीर नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है। प्रवेश, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है और कहा है कि आप गंभीर नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं बता दूं, पतंजलि की तरफ से जो भ्रामक विज्ञापन के मामले में योग गुरु रामदेव बाबा को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था, उसको लेकर सीधे तौर पर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत और साफ तौर पर ये कहा है कि आदेश को गंभीरता से लेना चाहिए था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि आप देश सेवा का अपना बनाइए, क्योंकि आप देश सेवा की आड़ में भ्रामक विज्ञापन चलाकर कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बाबा रामदेव को, और इसके साथ ही बाबा रामदेव की क्या दलीलें रही थी? देखिए, कोर्ट में सीधे तौर पर कहूँ, बाबा रामदेव की तरफ से माफी मांगी गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में माफी जो है पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर कहूँ जो विज्ञापन है उसको लेकर पूछा गया है कि आपने इस तरीके के विज्ञापन को चलाने के लिए और देश सेवा की आड़ में जिस तरीके से किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। और जो हलफनामा देने की देरी पर लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है। जी प्रवेश, जिस तरह से फटकार लगाई है कि आप परिणाम के लिए अब तैयार हो जाए, जिस तरह से गंभीरता से नहीं लिया आपने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है बाबा रामदेव को कि आप अब परिणाम के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे में क्या विकल्प अब बचता है बाबा रामदेव के पास? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूरी नाराजगी दिखाई गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही बाबा रामदेव के जो वकील हैं उन्होंने सीधे तौर पर हाथ जोड़कर कोर्ट से माफी मांगी और उन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी समय कर देंगे उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के खुद उनके वकील ने भी हाथ जोड़कर कोर्ट में माफी मांगी है। अब मैं आपको साफ बता, कोर्ट ने जिस तरीके से जो हलफनामा में जो देरी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी सख्त रुख को साफ दिखा दिया है। जिस तरह से माफी मांगी जा रही थी वकील की ओर से, बाबा रामदेव की ओर से, क्या सुप्रीम कोर्ट से माफी भी दी गई है? ऐसी कोई खबर? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा शर्म जरूर हुआ था, लेकिन हलफनामे की बात करें तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये आप जल्द से जल्द पेश करें और इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा। और इसमें अगर आप ये सोचेंगे आप बहुत बड़ी देश की संस्था चला रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं और आप हमसे राहत की उम्मीद सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, और इसमें हम आपको किसी प्रकार की कोई राहत देने वाले नहीं है। बिल्कुल, इतनी बड़ी संस्था चलाने के बावजूद भी और इस तरह की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और फटकार लगाई। अब कितने और दिनों का वक्त दिया गया है कोर्ट की ओर से? देखिए, सीधे तौर पर
बता सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सुनवाई है उसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, उसमें अभी कुछ अपडेट होना बाकी है, अपडेट अभी आना है और उसके बाद उसमें जो है कब तक उनका नामा जमा करना है वो स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल प्रवेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए स्पष्ट कह दिया है कि अगर आपने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को आपने नहीं समझा, तो कड़ा जो रुख है वो अपनाना पड़ेगा। कंपनी एमडी से जवाब दाखिल करने को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। कोर्ट को गंभीरता से ले, सीरियस हो जाएं, ऐसा कहा गया है। बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और अभी आपको बहुत से सवालों के जो जवाब हैं देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लेकर के प्रचार जिस तरह से किया गया था, उसको लेकर के भी भ्रामक प्रचार जिस तरह से फैलाए गए, उसको लेकर के कड़ा रुख दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को। तो एक तस्वीर भी आपको दिखाते हुए, ये कोर्ट के अंदर की तस्वीर, जहां पर कोर्ट की ओर से फटकार लगाते हुए और आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव भी मौजूद हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, माफी मांगी। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि आपके माफी मांगना ही काफी नहीं है, आप माफी मांग रहे हैं, आप सिर्फ जवाब दें। जितने सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसके स्पष्ट जवाब दें कि आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों की गई। भ्रामक प्रचार को लेकर के आपसे सवाल किया गया था, आपसे दस्तावेज देखने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने इसको गंभीरता से नहीं लिया और आप परिणाम के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले के न्यूज के माध्यम से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। ये पहली तस्वीर कोर्ट के अंदर की, आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के साथ कोर्ट के अंदर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर और सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं के न्यूज के माध्यम से योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी फटकार लगती हुई, साथ ही साथ बालकृष्ण ने भी हाथ जोड़े, माफी मांगी। यहां तक कि वकील ने भी, आचार्य बालकृष्ण के वकील ने भी हाथ जोड़कर जज के सामने माफी मांगी और समय भी मांगा है। हालांकि अभी अपडेट आना बाकी है, लेकिन ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं के न्यूज के माध्यम से। योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी फटकार लगती हुई और जवाब तलब करने की बात कही गई है। कहा है कि अभी सवाल बाकी हैं जिनके जवाब आप देंगे। तो योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी फटकार लगती हुई तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर की यह तस्वीर है। जज ने बड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप गंभीर नहीं हैं और कोर्ट को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आपसे 2 हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने 1 दाखिल किया। और अमरोहा से खबर आ रही है, जहां पर नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ई रिक्शा चालक ने स्कूली बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला है। रिक्शा की बैक सीट पर रस्सी से बांधकर ले जा रहा है चालक। 5 वर्षीय कर स्कूली बच्चों को रिक्शा की सीट पर रस्सी से बांधा। अमरोहा से एक खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अतरासी रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 5 वर्षीय छात्र को बांधकर चालक ले जा रहा है रस्सी से। तो बैक सीट पर बैठाल करके रस्सी से बांध करके ले जा रहा है और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अतरासी रोड का मामला है। और कुशीनगर से खबर आ रही है। कुशीनगर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। रेकी करने वाले उड़ीसा जाजपुर अंतर्राज्यीय गैंग से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में संबंधित गैंग से 2 आरोपी घायल हो गए हैं।
गैंग सुनारों की दुकान का रेकी करते थे और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देते थे। तो डिग्गी तोड़ करके आभूषणों की चोरी करते थे। चोर नकदी आभूषण समेत कई चीजें भी बरामद की गई हैं। मुठभेड़ में घायल अभियुक्तों का इलाज भी चल रहा है। नौतन हरदो छठ घाट के पास ये मुठभेड़ हुई है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से खबर, अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसता हुआ। राजधानी लखनऊ से खबर, परिवार की 2 और महिलाओं पर इनाम घोषित किया गया है। तो अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी पर इनाम घोषित हुआ है और इसी के साथ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर भी इनाम घोषित किया गया है। तो अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर इनाम घोषित किया गया है। 2 महिलाओं पर इनाम घोषित हुआ है। 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पहले से ही इनाम घोषित है, चूंकि अब जैनब पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। अतीक परिवार की 3 महिलाओं पर अब इनाम घोषित है। तो अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसता हुआ परिवार की 2 और महिलाओं पर भी इनाम घोषित हो चुका है। शिवा शर्मा इसी खबर पर हैं। शिवा, जिस तरह से शाइस्ता परवीन पर पहले से ही इनाम घोषित है, उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर भी इनाम घोषित हो चुका है। पूरी अपडेट क्या है? देखिए, अतीक अहमद तो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन अतीक अहमद के जो परिवार की मुश्किलें हैं धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही हैं। अतीक की पत्नी पर पहले से ही 50,000 रुपए का इनाम है, जिसका नाम शाइस्ता परवीन है, लेकिन अब अतीक के परिवार की 2 और महिलाओं पर 25-25 हजार रुपए का इनाम हो गया है। अतीक और अशरफ की बहन है आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी है जैनब फातिमा। इन पर यूपी पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है, क्योंकि लंबे समय से इनकी तलाश चल रही थी और ये माना जा रहा था कि जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन, जो कई अपराधों में अतीक के साथ रही है, उससे ये इन दोनों की महिलाओं के भी जो लिंक है वो लगातार निकल रहे थे। पुलिस की जांच में ऐसा सामने आया, इसलिए लंबे समय से यूपी पुलिस के अफसर और एसटीएफ की टीमें इनको तलाश कर रही थी और अब उनका कहीं ना पता चलने पर इनके खिलाफ पहले लुकआउट नोटिस जारी किया और अब 25-25 हजार रुपए का इनाम है। तो जरूर इनाम बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के अफसर हैं, जो उनकी टीमें हैं, वो और ज्यादा तेज हो जाती है और ये जरूर रहता है कि इनामी जो पकड़ने में लोगों का जो अभियान है अफसरों का, वो और तेज हो जाता है। तो जल्दी अब ये कहा जा सकता है कि इन दोनों की जो तलाश है उसमें तेजी और आएगी और शाइस्ता परवीन की जो तलाश की जो कड़ी है उसको यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें और तेज करेगी। शिवा, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित हो चुका था, लेकिन तलाशी के बावजूद लगातार देखा जा रहा था कि पुलिस की जो टीम है जगह जगह पर छापे डाल रही थी और तलाश कर रही थी, तलाशी ली जा रही थी, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का पता नहीं लगा सकी है पुलिस। और इसी बीच 2 और महिलाओं पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। कितनी बड़ी चुनौती पुलिस वालों के लिए मानी जा सकती है ये? देखिए, अतीक अहमद हार्डकोर क्रिमिनल था और उसकी मौत के बाद से उसकी जो सारी संपत्तियां हैं, उसके जो अपराध के तरीके हैं, उससे अर्जित किया हुआ धन किन किन के पास गया और कौन कौन उसके लाभदायी हैं, इस चीज की पड़ताल है यूपी एसटीएफ की टीम कर रही थी और इसीलिए शाइस्ता परवीन को जब कई बारी एसटीएफ ने बिल्कुल शिवा, एक बड़ी चुनौती पुलिस वालों के लिए भी मानी जा सकती है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसता हुआ 2 और महिलाओं पर इनाम घोषित होता हुआ। और इसी बीच पीलीभीत से भी खबर आ रही है। पीलीभीत से आपको एक खबर बता दें, पीलीभीत दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत से एक खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए जनसभा भी करेंगे और रोड शो रैली भी करेंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी करेंगे। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत से आपको एक खबर बता रहे हैं, जितिन प्रसाद के समर्थन में वोट की अपील भी करते नजर आएंगे और कुछ ही देर बाद पीलीभीत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता तक सीधा रुख करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए देखा जा सकेगा। तो लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए वोट की अपील भी करेंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे।
पीलीभीत से आपको एक खबर बता रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद पीलीभीत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखा जा सकेगा और समर्थन के लिए तमाम दिग्गज बीजेपी के जुटे हुए हैं और पुख्ता जो तैयारी है प्रशासनिक तौर पर वो भी देखी जा सकती है। और मुरैना से खबर आ रही है। इसी बीच मुरैना से आपको ये खबर बता देते हैं। मुरैना से इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं। रेलवे का सदियों पुराना पुल धराशायी हो गया है। तो पुल पर काम कर रहे आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। मुरैना से इस वक्त की एक खबर आपको बता रहे हैं। पुराना रेलवे ब्रिज जो है, पुल है, वो धराशायी हो गया, जिसमें काम कर रहे आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। पुल को काट रहे 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तस्वीर भी आपको मुरैना से दिखा रहे हैं। धराशायी होता हुआ पुल को काट रहे 5 मजदूर बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया गया है। मौके पर पहुंची जौरा थाना पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसी बीच चंडीगढ़ से भी खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता देते हैं। जीएसटी कलेक्शन मामले में हरियाणा ने बाजी मारी है। तो जीएसटी कलेक्शन मामले में देश में 5वें स्थान पर हरियाणा का नंबर है। चंडीगढ़ से एक खबर आपको बता रहे हैं। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 9,545 करोड़ रुपए रहा, जिसमें मार्च 2023 के मुकाबले 23% ज्यादा रहा। हरियाणा नंबर 1 पर है। जीएसटी कलेक्शन मामले में हरियाणा ने बाजी मार ली है। और इसी बीच चंडीगढ़ से एक और खबर आती हुई। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर रेवेन्यू विभाग की परीक्षा स्थगित कर दी गई। आज से 6 अप्रैल तक परीक्षा होनी थी, लेकिन निरस्त कर दी गई है परीक्षा। विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर रेवेन्यू परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करने का कारण प्रशासनिक बताया गया है और आज से 6 अप्रैल तक परीक्षा होनी थी, जो कि स्थगित कर दी गई है। चंडीगढ़ से खबर आ रही है। इस बीच आपको एक और खबर चंडीगढ़ से बता दें। और चंडीगढ़ से खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की खबर। मुख्यमंत्री सैनी का आज करनाल दौरा। करनाल दौरा है और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे सैनी और दोपहर 12 बजे होनी है जनसभा। इसके साथ ही साथ अब से कुछ ही देर बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है। शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी और मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज करनाल दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा करनाल से है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल भी होंगे। चंडीगढ़ से खबर आ रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम का आज हरियाणा दौरा है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से टीम दौरा करती नजर आएगी। साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो चुनाव प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की जानी है। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।